हेलो एवरीवन। तो सेनको गोल्ड पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ज्वेलरी स्पेस से लगभग हमने सबको कवर किया। कल्याण, गाडगिल, स्काई गोल्ड, शांति गोल्ड, सबके नंबर्स हमने डिस्कस किए। सेनको गोल्ड का Q3 का नंबर पेंडिंग है और इनके अगर आप रिजल्ट देखोगे, ग्रोथ के नंबर्स देखोगे तो सबको इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम पीई के ऊपर देखें तो मतलब पूरे स्पेस के अंदर ये सबसे सस्ता स्टॉक लगता है, सबसे लो वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं आगे के प्रोस्पेक्ट्स इसके कैसे लग रहे हैं, किस तरीके का आउटलुक बन रहा है सेनको का। तो सबसे पहले Q3 के नंबर्स अगर हम देखें इनके, तो टॉप लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ है 50% की। लगभग सारे रिटेल ज्वेलर्स को इन्होंने आउट परफॉर्म किया Q3 के अंदर। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3x इंक्रीज है वाई लेवल पे। ग्रॉस मार्जिन भी कंपनी के 10% से 20% हो गए, मतलब डबल हो गया वाई लेवल पे। इबिट्टा में 5x इंक्रीज है लास्ट ईयर के Q3 के कंपैरिजन में, और मार्जिन भी आप देखो जो 4% था वो 13% का इन्होंने रिपोर्ट करा है। देन नेट प्रॉफिट कंपनी का इसमें 8x इंक्रीज है। लास्ट ईयर 33 करोड़ था, अभी लगभग 267 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा है, और पैट मार्जिन आपका 2% से 8-9% के आसपास आ गया। मतलब ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन वगैरह इन सारे मैट्रिक पे देखें तो सबको इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। अभी इनके Q3 के पैट का सिग्निफिकेंस आप समझो। लास्ट ईयर कंपनी ने पूरे साल में, पूरे FY25 में 150-160 करोड़ का पैट किया था, और इस बार Q3 के अंदर सिर्फ एक क्वार्टर में इन्होंने 260-270 करोड़ का पैट किया। यानी पिछले पूरे साल के नेट प्रॉफिट को इस एक क्वार्टर में कंपनी ने 100 करोड़ से आउट परफॉर्म किया, 100 करोड़ और एक्स्ट्रा पैट जनरेट किया सिर्फ इस एक पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो इस तरीके का इनका प्रॉफिटेबिलिटी रहा है। बट इसमें एक और चीज हमको समझना जरूरी है, लास्ट ईयर का लो बेस इफेक्ट भी था। लो बेस इफेक्ट क्यों था? एक तो Q2 Q3 में आपका वो इंपोर्ट ड्यूटी का इंपैक्ट था, जिसकी वजह से सिर्फ सेनको नहीं बाकी सारे ज्वेलर्स को भी आप देखोगे तो प्रॉफिट का नंबर थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ था कंपनी का। सेनको का इसके साथ में, इंपोर्ट ड्यूटी के साथ में Q3 में और ज्यादा खराब नंबर आए थे प्रॉफिट के मेट्रिक के ऊपर, क्योंकि वो हेजिंग कॉस्ट वगैरह इनका इंक्रीज हो गया। तो जो नॉर्मल पैट एक्सपेक्टेड था इस कंपनी का लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में 190-200 करोड़ के आसपास, वो इन्होंने 33 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया था। तो यानी कि बहुत ज्यादा डी ग्रोथ हुआ था लास्ट ईयर कंपनी के नेट प्रॉफिट में। उसके ऊपर हमको ये जो प्रॉफिट का नंबर है ये इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ दिख रही है। अदरवाइज अगर 180-190 करोड़ का पैट आता है इनका लास्ट ईयर, और उसके ऊपर ये 260-270 करोड़ का पैट, तब इतनी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं दिखती, क्योंकि फिर तो क्या वही 40-50% का ग्रोथ, मतलब जितना सेल्स ग्रोथ लगभग उतना ही आपका पैट ग्रोथ। लेकिन अभी क्यों इतना स्ट्रॉन्ग नंबर दिख रहा है? क्योंकि लास्ट ईयर का जो बेस था वो काफी लो था। तो ये पहले चीज हमको समझना जरूरी है। फिर बात करते हैं कौन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है। तो एक तो गोल्ड प्राइस की वोलेटिलिटी, मतलब लास्ट 1 ईयर के अंदर आप देखोगे 65-70% से आपके गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए हैं। लेकिन उसके बाद भी ग्रोथ क्यों अच्छी रही है कंपनी की? क्योंकि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। एंड यहीं पे हमको समझ में आता है कि एक जो क्वालिटी सप्लायर होता है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली इस ऐसे टाइम में जहां पे गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सेनको ने इस एक क्वार्टर के अंदर ना लगभग 3000 न्यू ज्वेलरी डिजाइन लॉन्च करे इन्होंने गोल्ड ज्वेलरी के अंदर। तो 22 कैरेट के अलावा स्पेशली जो आपके 18 कैरेट है, 14 कैरेट है, 9 कैरेट है। 9 कैरेट में अभी 1-2 क्वार्टर पहले इन्होंने स्काई गोल्ड के साथ में एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप भी किया। तो कंपनी कह रही है कि इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर हमको बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिली है। वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम तो डी ग्रो हुआ है, पूरी इंडस्ट्री में डी ग्रोथ हुआ है वॉल्यूम में। इनका ये पूरा फाइनेंशियल ईयर अभी तक देखोगे तो 9-10% का वॉल्यूम डी ग्रोथ है। इस क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत, मतलब सिंगल डिजिट में वॉल्यूम इनका डी ग्रो हुआ है। लेकिन फिर भी आपका ग्रोथ क्यों अच्छा आया ओवरऑल रेवेन्यू टर्म्स में? क्योंकि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे कंपनी ने काम किया। मतलब फुटफॉल वगैरह फिर भी कंपनी का ठीक ठाक रहा, और 9 कैरेट 14 कैरेट इसमें अच्छी डिमांड देखने को मिली है। इनफैक्ट 9 कैरेट में सेनको जो है वो उन कुछ ब्रांड्स में से है जिन्होंने सबसे पहले 9 कैरेट के जो आपके ये डिजाइन वगैरह है उसको लॉन्च किया था, तो उसका बेनिफिट भी मिला है कंपनी को। देन प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी क्यों हुई है? तो 3-4 उसके मेन रीजंस है। सबसे पहला तो जो उनका रेवेन्यू मिक्स है वो खुद के स्टोर से ज्यादा आया है। मतलब सेनको का जो खुद का स्टोर का जो रेवेन्यू है, मतलब खुद के स्टोर से जो रेवेन्यू आता है उसका टोटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है, और खुद के स्टोर में इनके मार्जिन होते हैं 18 से 20%। जो फ्रेंचाइजी का जो बिजनेस है उससे जो रेवेन्यू आता है उसमें मार्जिन कम है, 7-8% के आसपास। और फिर जो आपका वो ओमनी चैनल है, मतलब ई कॉमर्स वाला, वहां से कंपनी का सिंगल डिजिट में 4-5% के आसपास मार्जिन बनते हैं। तो इस क्वार्टर में खुद के स्टोर से क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू आया तो वहां पे मार्जिन कंपनी के अच्छे हुए। दूसरा रीजन क्या है मार्जिन, मतलब ये अच्छे अच्छे मार्जिन रिपोर्ट करने का? स्टड ज्वेलरी। तो स्टड ज्वेलरी यानी कि वो डायमंड ज्वेलरी, उसका अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 38% के आसपास रहा इनका इस क्वार्टर में। 10% की वॉल्यूम ग्रोथ भी थी। तो कंपनी कह रही है इन दो रीजन की वजह से हमारे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं।
प्लस तीसरा एक और रीजन है कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब हो गया कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम रही, मतलब चाहे मैं 2000 करोड़ का सेल्स करूं या 3000 करोड़ का सेल्स करूं, जो मेरा स्टोर लेवल जो कॉस्ट है, मतलब जो स्टोर का रेंट जाता है, एम्प्लॉय को जो मैं सैलरी देता हूं, जो मेरा पावर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, वो सब तो सेम रहेगा। तो मेरा फिक्स कॉस्ट सेम है, तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मैं जनरेट कर रहा हूं 2000 करोड़ की जगह 3000, वो सारा का सारा मेरा प्रॉफिट में फ्लो हो रहा है। तो ये 3-4 रीजन की वजह से कंपनी के मार्जिन वगैरह इंप्रूव हुए इस क्वार्टर में। फिर ग्रोथ गाइडेंस, जैसे हमने भी डिस्कस किया था इनके बिजनेस अपडेट में, कि ओवरऑल तो गाइडेंस इन्होंने बढ़ाया है, पहले 18-20% था, अब उसको 25% किया है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ जो है ना वो काफी कम रहेगा, 6-7% के आसपास रहेगा। इनकी मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारा गाइडेंस थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। एक रीजन तो उसका ये कि थर्ड क्वार्टर में ना डिमांड बहुत स्ट्रांग थी, फेस्टिव सीजन था, वेडिंग सीजन था, जीएसटी जस्ट आपका रेट कट हुआ था, तो कंज्यूमर का सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव था। तो हाई गोल्ड प्राइस एनवायरनमेंट में भी हमने काफी अच्छा डिमांड देखा। Q4 में वो चीज नहीं रहेगा, मतलब एकदम से इतना ज्यादा शॉपिंग किया है कंज्यूमर ने, तो फोर्थ क्वार्टर हमको लग रहा है थोड़ा सा उसकी वजह से कम रह सकता है। गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। तीसरा इनका कहना है कि अक्षय तृतीया क्योंकि आपके फोर्थ क्वार्टर के जस्ट 15-20 डेज बाद होता है अप्रैल के अंदर, तो कई लोग क्या करते हैं ना अपने ज्वेलरी परचेजिंग को पोस्टपोन भी कर देते हैं इस टाइम के अंदर। तो ये 3-4 फैक्टर्स की वजह से मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया 6 से 7% का। लेकिन अगर सिर्फ 6-7% का ग्रोथ आता है इनका Q4 में, तो वो एक्चुअली बहुत खराब होगा। हालांकि सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि सेनको जो है उसकी हिस्ट्री रही है मार्केट को सरप्राइज करने की। तो मतलब मैं पर्सनली 6-7%, या अगर नंबर फ्लैट भी आया इनका तब भी मैं पर्सनली सरप्राइज नहीं होगा सेनको से। लेकिन एक्चुअली में अगर आप समझो तो 6-7% का ग्रोथ नंबर बहुत ही कम होगा, बहुत ही लो ग्रोथ होगा, क्योंकि स्टोर एडिशन भी तो किया ना आपने, पूरे साल में लगभग 20 स्टोर्स ओपन किए, तो एटलीस्ट 10-15% के आसपास का तो ग्रोथ आना चाहिए कंपनी का फोर्थ क्वार्टर के अंदर। लेकिन गाइडेंस ये खुद कह रहे हैं कि हमने काफी कंजर्वेटिव दिया है। देन एक और चीज है सेनको के प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, जो थोड़ा सा मतलब इनका खराब लगता है ये चीज। इनका कहना है जो अभी आप करंट मार्जिन हमारे देख रहे हो ना, Q3 के नहीं, ओवरऑल 9 मंथ्स के भी जो कंपनी के मार्जिन हैं वो मतलब सस्टेनेबल नहीं है। इसमें लगभग 2% का इनको एडवांटेज मिल रहा है ये हाई गोल्ड प्राइसेस का। इनका कहना है मतलब हमारा जो मेकिंग चार्जेस है ना उसका रियलाइजेशन गेन हुआ है। ये इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो गोल्ड के पहले प्राइसेस थे 1,20,000 और कंपनी उस पर मेकिंग चार्ज करती थी 15% का, तो आपका टोटल जो रेवेन्यू बना, जो प्रॉफिट बना, वो बन गया आपका 18,000। अब कंपनी कह रही है गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए, 1,20,000 से 1,60,000 हो गया, तो हमारा मेकिंग चार्ज अगर अभी भी 15% है तो ऑटोमेटिकली हम 18,000 की जगह 24,000 बनाएंगे। यानी सिर्फ गोल्ड प्राइस बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा 6,000 का ना हमको वो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वेंडर को हमने मतलब कम उस पर सोर्स करके लिया है, कम मेकिंग चार्ज पे करके लिया है, तो ये बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन है ये हमको गोल्ड प्राइस बढ़ने की वजह से मिल रहा है। तो कंपनी का कहना है कि मार्जिन हमारे सस्टेनेबल होंगे 7.5 से 7.8% अगर गोल्ड प्राइस इसी तरीके से रहते हैं, मतलब ये जो बढ़े हुए गोल्ड प्राइसेस है इसी लेवल पे रहते हैं। अगर गोल्ड प्राइस कट होता है तो कंपनी का कहना है हमारा मार्जिन 20-30 बेसिस पॉइंट कम हो सकता है, यानी 7.5 7.8 की जगह 7.2 से 7.5% के आसपास। तो ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री है कंपनी की मार्जिन्स को लेकर के। देन हेजिंग वाला पार्ट भी इनका थोड़ा सा रिस्की है। इनका टोटल इन्वेंट्री का ना सिर्फ 55 से 60% इन्होंने अभी हेजिंग करी हुई है। बेसिकली इनका कहना है कि हमारा मार्जिन कॉल बढ़ गया था तो उससे हमारा कैश आउटफ्लो बढ़ रहा था, मतलब कैश पे इंपैक्ट पड़ रहा था। मतलब समझो जब भी कोई मतलब हेजिंग करते हो आप तो क्या करते हो, आपने गोल्ड परचेज किया, एग्जांपल के लिए 100 kg का आपने मार्केट से गोल्ड परचेज किया और आप उस पर फ्यूचर में क्या करते हो, सेल पोजीशन अपनी बना लेते हो। अब अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो आपकी इन्वेंट्री में तो आपको बेनिफिट होगा, इन्वेंट्री का रियलाइजेशन बढ़ गया, लेकिन ये कैश में तब बनेगा, मतलब आपका रियलाइजेशन तब होगा जब आप उस इन्वेंट्री को सेल करोगे। बट आपने क्योंकि फ्यूचर में आपने शॉर्ट पोजीशन ले रखी है और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो आपका मार्जिन कॉल बढ़ जाता है, तो वहां पे आपको एमटीएम लॉस होता है, आपको अभी के अभी कैश पे करना है। तो आई थिंक लगभग 400 करोड़ के आसपास इनका कहना है कि मार्जिन कॉल हमारा आ रहा था, इसीलिए हेजिंग एक्सपोजर हमने कम कर दिया। 80-90% था पहले, अब हमने 55-60% के आसपास कर दिया। इसका मतलब क्या है, लगभग 40 से 45% इस कंपनी का जो इन्वेंट्री है ना उस पर रिस्क है। मतलब अगर कल को गोल्ड प्राइसेस कम होते हैं तो वहां पे उस वाले पोर्शन के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे जो 40-45% सेल्स है वो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज से आ रहा है, मतलब कस्टमर आता है, पुराना गोल्ड हमको देता है, हम उसको नया गोल्ड उसके बदले में देते हैं, तो 40-45% एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल हेज हमारा हो जा रहा है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज से। लेकिन फिर भी अगर गोल्ड प्राइस की फॉल ज्यादा होता है तो उनकी इन्वेंट्री के ऊपर ये रिस्क आ सकता है। फिर एक और इनकी इनएफिशिएंसी दिखती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेकर के।
अभी अगर आप इनका टोटल इन्वेंट्री वैल्यू देखोगे ना, तो वो कुछ टाइम में बहुत बढ़ गया है। पहले 2900 करोड़ था, अभी लगभग 4700 करोड़ हो गया। तो 1600 से 1700 करोड़ का इंक्रीज हुआ है कंपनी के इन्वेंट्री के अंदर। इनका कहना है कि हमने वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, मतलब जितना इन्वेंट्री हम पहले होल्ड करते थे स्टोर के अंदर, अभी भी उतना ही होल्ड करते हैं, लेकिन क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं तो ओवरऑल इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई है। अब इसमें एक और चीज आपको देखनी है, इन्वेंट्री डेज अगर आप देखोगे सेंको का और उसको कंपेयर करोगे कल्याण के साथ में, पीएन गाडगिल के साथ में, तो वहां पे आपको दिखेगा सेंको का इन्वेंट्री डेज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास काफी ऐसे सारे डिजाइन पड़े हुए हैं मेरे स्टोर के अंदर, मेरे शेल्फ के ऊपर, जो निकल नहीं रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर भी देखो आप सेंको का इसी और कंपेयर करो बाकियों के साथ में, आई थिंक 2 के आसपास का इनका इन्वेंट्री टर्नओवर है। जबकि आप गडगिल का देखोगे तो आई थिंक उसका तो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। पर उसका एक रीजन ये भी है कि गडगिल अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र में ऑपरेट करता था। अब जैसे वो महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हैं तो उनका भी गाइडेंस है कि इन्वेंट्री टर्नओवर थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन हालांकि हेल्दी लेवल पे रहेगा, 3 अबव 3 के आसपास रहेगा। कल्याण का इन्वेंट्री टर्नओवर देखो, पहले 2.2 2.3 के आसपास था, अब 3 को क्रॉस कर लिया उन्होंने। इसका मतलब क्या है, कितना फास्ट में इन्वेंट्री अपना निकाल पा रहा हूं। सेंको इन सारे मैट्रिक्स में ना बाकी सारे प्लेयर्स को काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म करता है, और इनका इन्वेंट्री डेज भी इस वजह से ज्यादा है। अब इन्वेंट्री डेज जब मेरा ज्यादा होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर मेरा कम होता है, इसका मतलब कि मेरा रिस्क एक्सपोजर ज्यादा है, मतलब मेरे को लंबे टाइम तक अपनी इन्वेंट्री को हेज करके रखना पड़ता है। तो वो भी एक रीजन है। और इनका कहना है कि हमका मतलब हम ये इसको फंड कैसे कर रहे हैं, जो इतनी इन्वेंट्री हमारी बढ़ गई है इसकी फंडिंग हम कैसे कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल लोन कंपनी को लेना पड़ रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो एक तो इनको जीएमएल कम कर दिया बैंक ने, बिकॉज बैंक का कहना है कि गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं तो हम जीएमएल में हमको बेनिफिट नहीं हो रहा। तो बैंक ने इनका सेनको से जीएमएल एक्सपोजर कम कर दिया, और सेनको को अब कैश क्रेडिट लेना पड़ रहा है, यानी वो जो वर्किंग कैपिटल लोन होता है ना वो लेना पड़ रहा है। उसमें इनको इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा देना पड़ता है, जीएमएल में इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है। इनके पीएनएल में भी आप देखोगे तो आई थिंक लास्ट कुछ क्वार्टर में लगभग 30-40% से कंपनी के जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया कंपनी के ऊपर। दूसरा, कंपनी इसकी फंडिंग कहां से कर रही है, सप्लायर से। सप्लायर से फंडिंग करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने सप्लायर का पैसा रोका हुआ है, मैंने उससे ज्वेलरी परचेज कर ली, उससे माल बनवा लिया, डिजाइन वगैरह बनवा लिया, अपने पास में ले आया, लेकिन पैसा अभी तक दिया नहीं है। अब आज नहीं तो कल तो मुझे उसको पैसा देना ही पड़ेगा। तो वहां से मतलब मेरा जो वर्किंग कैपिटल है ना उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। यही रीजन है कि फर्स्ट हाफ में आप देखोगे तो सेनको का कैश फ्लो भी नेगेटिव था। चलो वहां पे समझ आता है कि कंपनी ने ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करके रख ली, क्योंकि Q3 में आपका वो पूरा फेस्टिव सीजन था, वेडिंग सीजन था, डिमांड आपको अच्छी दिख रही थी, तो आपने एडवांस में इन्वेंट्री होल्ड कर ली। लेकिन अभी भी कंपनी की वही पोजीशन बनी हुई है, और इनको पूछा भी गया कि इस पे आपका आगे का आउटलुक क्या है, कैसे आप इसको मैनेज करोगे। तो मतलब कोई एग्जैक्ट इन्होंने गाइडेंस इस पे दिया नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि हम जैसे एआई का यूज कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक यूज कर रहे हैं, और काफी सारी चीजें यूज कर रहे हैं, जिससे ये जो इन्वेंट्री हमारी पड़ी हुई है एक्स्ट्रा, इसको हम जल्दी जल्दी क्लीन करें, इन्वेंट्री को निकालें, इसका थोड़ा टर्नओवर इंप्रूव हो। तो वो आपको आने वाले टाइम में हमारे नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो कोई टाइमलाइन नहीं दिया कि 2 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में, ना ही कोई एग्जैक्ट इन्होंने गाइडेंस दिया। जैसे अभी 170-180 डेज है तो इसको 150 लाएंगे या 140 होगा, इन दोनों पैरामीटर पे कोई इन्होंने गाइडेंस नहीं दिया। तो ये चीज थोड़ी सी मतलब खराब लगती है सेनको की। बाकी तो ओवरऑल इनका वही है, वॉल्यूम वगैरह, वैल्यू वगैरह। कंपनी कह रही कि जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो वॉल्यूम आपका कम हो जाता है, और ये जो आपके 14 कैरेट स्टड ज्वेलरी वगैरह होती है इसकी डिमांड बढ़ जाती है, वहां से ग्रोथ आती है। और जब आपके प्राइस थोड़े से स्टेबल होते हैं, प्राइसेस थोड़े से करेक्ट होते हैं, तो वापस से आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलता है। स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस भी कंपनी ने सेम रखा है, 18 से 20 स्टोर ही ओपन करेंगे हर साल। नेक्स्ट ईयर इनका कहना है फोकस हमारा थोड़ा ज्यादा होगा फ्रेंचाइजी स्टोर के ऊपर, मतलब एटलीस्ट हम 50-60% जो स्टोर है वो फ्रेंचाइजी के ओपन करेंगे। देन अगर हमको हमारे पास में मतलब एबिलिटी हुई, ज्यादा फ्रेंचाइजी का ऑफर हमको आया, तो ये नंबर हम बढ़ा भी सकते हैं, बट अभी 50-60% का ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो ये ओवरऑल कंपनी का कॉन कॉल था। मतलब नंबर्स आप देखोगे, हेडलाइन नंबर्स काफी अच्छे हैं, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हम इनको हर एक मैट्रिक पे कंपेयर करें ना, कल्याण के साथ में, गडगिल के साथ में, तो कंपनी थोड़ी जो है वो काफी इनएफिशिएंट लगती है। प्लस एक और चीज है, अब इस साल का तो मतलब इनका पैट मार्जिन आपको दिखेगा 9 मंथ्स में 6-7% के आसपास का, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या बोला कि इसमें से लगभग 2 से 2.5% मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। यानी कि पैट मार्जिन ये जो 6-7% है ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो सेंको के पैट मार्जिन 3.5 से 4% के बीच में होते थे, और बिजनेस में स्ट्रक्चरली ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है कि इनका पैट मार्जिन एकदम 6% हो जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो 3.5 की जगह 4% का पैट मार्जिन आप बना लोगे। इसका मतलब ये है कि अगर नेक्स्ट ईयर जैसे ये बोल रहे हैं कि हम
18-20% से ग्रो करेंगे, FY27 का गाइडेंस है, तो इसका मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा। काइंड ऑफ वो शांति गोल्ड जैसा इनका केस लग रहा है। जैसे शांति गोल्ड का भी FY26 का पैट ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, बट FY27 में कंपनी का पैट लगभग फ्लैट रहेगा या आपका वो 10-20% का ग्रोथ दिखेगा। तो लगभग इनका भी केस वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि इस साल का बेस बहुत बढ़ गया है। आई थिंक 450 करोड़ के आसपास का पैट मिनिमम कंपनी इस साल रिपोर्ट करेगी FY26 में। तो नेक्स्ट ईयर आपको टॉप लाइन की ग्रोथ तो मिल जाएगी 18-20%, बट मार्जिन क्योंकि आपके सस्टेनेबल नहीं रहेंगे, वो थोड़े से नीचे की तरफ आएंगे। और Q4 में भी इनका अर्निंग ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। मतलब अगर रेवेन्यू ग्रोथ ये करते भी हैं 10-15% करते हैं, गाइडेंस को बीट करते हैं, फिर भी इनका पैट ग्रोथ ज्यादा अच्छा नहीं आएगा फोर्थ क्वार्टर में, जो हमने Q3 या Q1 या Q2 के अंदर देखा है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर Q4 अगर आप इनका देखोगे ना वो बहुत अच्छा था। थर्ड क्वार्टर में इन्होंने सरप्राइज दिया मार्केट को, सिर्फ 33 करोड़ का पैट, और फोर्थ क्वार्टर में इनके मार्जिन से एकदम से 9% हो गए थे बिट्टा मार्जिन, और प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ था। तो लास्ट ईयर का बेस इफेक्ट एक तो है जिसकी वजह से पैट ग्रोथ अच्छा नहीं होगा फोर्थ क्वार्टर में। दूसरा फाइनेंस कॉस्ट लगभग इनका 50% बढ़ गया है, और अभी मैनेजमेंट ने कोई ऐसा क्लैरिटी दिया नहीं है कि इसको ये मतलब कैसे इसको कम करेगी कंपनी। डेट टू इक्विटी भी अगर आप इनका देखोगे ना तो 1 के आसपास आ रहा है। ये दोनों तीनों ज्वेलर्स में सबसे ज्यादा डेट टू इक्विटी है, और लास्ट ईयर इन्होंने QIP भी किया था 500 करोड़ का। तो मतलब इस वाले पार्ट पे सेनको एक्चुअली ना काफी ज्यादा इनएफिशिएंट है। जैसे हमने कल्याण को डिस्कस किया, कल्याण ने क्या बोला कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं बट इन्वेंट्री या हमारा वर्किंग कैपिटल उस तरीके से नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि हम इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। दो चीजें कर रहे हैं, एक तो इन्वेंट्री का हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं। मान लो पहले हमारे पास ज्यादा गोल्ड हमने रखा हुआ था, ज्यादा वॉल्यूम रखा था, अब गोल्ड के प्राइसेस 40-50% बढ़ गए, तो एटलीस्ट 20-25% से हम हमारे गोल्ड के वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। दूसरा वो कंपनी क्या कर रही है, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि एग्जांपल के लिए अगर पहले उन्होंने 22 कैरेट ज्यादा रखा हुआ था, अब वो 18 कैरेट का क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा दिया। अगर पहले 18 कैरेट था अब 14 कैरेट बढ़ा दिया, स्टड ज्वेलरी बढ़ा दिया। तो ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन करते हो आप, जो स्काई गोल्ड ने भी बोला अपने कॉन कॉल में। तो सेनको ये सारे पार्ट्स के ऊपर ना काफी इनएफिशिएंट रहा है, और वही रीजन है कि बैलेंस शीट कंपनी की इतनी हेल्दी नहीं है। अब इंटरेस्टिंग होगा कि जब कंपनी का ये फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो कैश फ्लो की पोजीशन कैसी होती है, क्या वो पॉजिटिव होता है या उस पर अभी भी वही उनका कैश जो है वो स्टक है इन्वेंट्री के अंदर, वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि पीई के बेसिस पे जरूर मुझे स्टॉक सस्ता लग सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे, सस्टेनेबिलिटी के मैट्रिक पे अगर मैं देखूं तो कल्याण बहुत ज्यादा एफिशिएंट लगता है। एंड अगर मुझे इसके अलावा कुछ प्ले करना ही है तो PN गडगिल है, जिसकी वो पैन इंडिया वाली स्टोरी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। तो ये है दो बेस्ट प्लेयर तो वही लगते हैं। बाकी यहाँ ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।